हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 43वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप सीरियल वाइज सारे वीडियो को जो है देख सकते हैं। इसका जो है पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आगे हम बताएंगे कि इसको आप कैसे जो है निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर शोम्पेन जनजातियां पाई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा गया है, तो केयरफुल्ली सॉल्व करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन जनजातियां पाई जाती हैं। और अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो देखिए औंज जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। औंज जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और एक जो है जारवा जनजाति है, जारवा जनजाति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की जो है सर्वाधिक आद्य जनजाति है, आद्य जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति खरवार है, खरवार जनजाति है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। कौन सी है, गोंड है। और यूके अर्थात जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, याद रखिएगा। और बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार है, शोम्पेन जनजातियां निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाई जाती हैं, जो कि एक मंगोलायड प्रकार की जो है जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, पद्मा। देखिए, जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जो है पुकारा जाता है, और पद्मा में आकर के मेघना नदी मिल जाती है, जिसके बाद जो है संपूर्ण नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से ही जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है झारखंड की सीमा पर स्थित है राजमहल की पहाड़ी की उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे हमने बता दिया है कि मेघना नदी आकर के इसमें मिलती है, उसके बाद मेघना के नाम से ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, मेघना, ये तीनों नदियां मिल करके सुंदरबन डेल्टा का जो है निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी आपने पढ़ लिया है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे मांजुली के नाम से जाना जाता है, मांजुली, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी, तीनों नदियों के द्वारा किया जाता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है, और शेष भाग जो है भारत में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य अंश अक्षांश अर्थात जो है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी आप कहते हैं, भूमध्य रेखा, और शून्य अंश देशांतर अर्थात जो है प्रधान मध्याह्न
यमयोत्तर रेखा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों शून्य अंश अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा और शून्य अंश देशांतर अर्थात जो है प्रधान मध्याह्न यमोत्तर रेखा अवस्थित है, मतलब दोनों कहाँ पर जो है मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में ये दोनों रेखाएं जो है आपस में मिलती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, शून्य अंश अक्षांश रेखा जिसे आप विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं एवं शून्य अंश देशांतर रेखा जिसे आप प्रधान मध्याह्न यमयोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग अर्थात जो है गिनी की खाड़ी में होता है। यह अटलांटिक महासागर अर्थात जो है अंध महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय अर्थात जो है सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है नागरिकों के जो है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अर्थात जो है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है, अर्थात 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन सा रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे जो है रिटों को जारी करता है। और जो है हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपने राज्य क्षेत्र में मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा अन्य अधिकारों के जो है संरक्षण के लिए 5 प्रकार का जो है रिट जारी करता है। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए भी रिट जारी कर सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए देखते हैं। देखिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है। और यह कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जो है बंदी बना लिया जाता है, तो यह जो है रिट जारी किया जाता है और इस रिट को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। चलिए देखते हैं। देखिए परमादेश अर्थात जो है मैंडमस, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, अर्थात इस याचिका में कार्यपालिका को एक आदेश दिया जाता है कि जो उसका दायित्व है उसका वह निर्वहन करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। आइए देखते हैं। देखिए किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको जो है अभ्यास करते रहिए, अदरवाइज जो एग्जामिनेशन हॉल में गलती करने की प्रवृत्ति है वो बनी रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। बताइए आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, जीन। जीन को जो है आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती हैं। तो याद रखिएगा, जीन आनुवांशिकता की जो है मूलभूत इकाई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, टायरोसिन। टायरोसिन किसी प्रकार का अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, यह स्वतः एक जो है अमीनो अम्ल है। बाकी एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन द्वारा जो है अमीनो अम्लों का निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये जो है अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, लेकिन टायरोसिन जो है अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। ये स्वयं जो है एक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक होता है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। देखिए डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात जो है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में पहुंचाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, उसमें आपको जो है लगातार निःशुल्क पीडीएफ मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।